कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हमने अभी तक मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन किया। अब हम यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट होंगे उनके बारे में पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। तो इनसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बनेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर आधुनिक भारत से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा और याद करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन का जो पैटर्न है वो आधुनिक भारत इतिहास से बहुत ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे हम। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। व्यापार हेतु ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली जलमार्ग से भारत आए। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम ब्रिटेन जो व्यापार के लिए कौन आए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। इसके बाद क्रमशः डच आए, फ्रांस और ब्रिटिश आए और फ्रांसीसी भारत आए। जल्द ही भारत के समुद्र तट के निकटवर्ती समुद्री इलाकों में सामुद्रिक व्यापार पर यूरोपियों का अधिकार हो गया। तो ये सभी यूरोपीय देश के लोग ही थे और यूरोपीय कंपनियां थी। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 मई 1498 को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पूछा भी जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम कौन सा पुर्तगाली नाविक था जो भारत आया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा था। कब आया था? तो 1498 में, 17 मई 1498 आया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर आया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये दक्षिण भारत के कालीकट नामक स्थान पर आया था। वहाँ तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन था। जमोरिन ने कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की थी। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि जब कालीकट पर वास्को डी गामा 17 मई 1498 में उतरा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जमोरिन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। या ऐसे पूछा जाएगा कि कालीकट बंदरगाह पे या कालीकट उस स्थान पर जब वास्को डी गामा उतरा तो उसका स्वागत, भव्य स्वागत किसने किया, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जमोरिन, यानी वहाँ का जमोरिन शासक ने ही वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा प्रदान की और जमोरिन जो वहाँ का राजा था उसने ही उसे व्यापार करने की सुविधाएं प्रदान की और उसका भव्य स्वागत किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 17 मई 1498 को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आया था। कहाँ पे आया था? कालीकट स्थान पर आया था और उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन नामक शासक ने किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोपियों का भारत में आने का मुख्य मकसद व्यापार करना था। यानी जो यूरोपीय कंपनियां जो आ रही थी, यूरोप के लोग आ रहे थे, उनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। यानी केप ऑफ गुड, जैसे कि ये आपका जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का जो इनिशियल पॉइंट ये होता है, इसे हम कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मोडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगालियों क्षेत्र का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा और फ्रांसीसी डी अल्मोडा
हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें असफल रहा और 1509 में वापस पुर्तगाल चला गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी बार जो पुर्तगाली लोग थे उसमें गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था, तो आपको जो उत्तर होगा वो 1505 में कौन आया था, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरी बार भारत में गवर्नर बनकर कौन आया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, जो पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा के बाद 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा के बाद, यानी सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया, उसके बाद गवर्नर कौन आया, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा आया, और फिर 1509 में यानी 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा आया और 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा। कहाँ पर भेजा, भारत में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्या आपका राइट आंसर क्या होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, ना कि फ्रांसीसी अल्मोड़ा को माना जाता है और ना ही वास्को डी गामा को माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब आया था, 1509 में आया था, जबकि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा आया था और 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा आया था और 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी थी। यानी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी थी ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित हॉरमुज द्वीप पर अपना आधिपत्य किया और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना था। ठीक है, तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को किससे छीना था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बीजापुर को। ठीक, बीजापुर से छीना था। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1910 पर किस पे अधिकार कर लिया था, तो गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीजापुर का तत्कालीन शासक यूसुफ आदिल शाह था। यानी आपसे पूछा जाए कि जब 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना था तब वहाँ का शासक कौन था, तो आपका उत्तर होगा क्या होगा, यूसुफ आदिल शाह था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग का निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोचीन में करवाया था। ठीक है, और 1530 में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी थी और यहीं पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1530 तक पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ पर था और पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी, तो गोवा ही उनकी राजधानी और मुख्यालय था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि 1560 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। पुर्तगालियों ने अपने सामुद्रिक समाज में इस्तादो द इंडिया नाम दिया था और जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र में गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा कर देना होता था, जिसे कार्टज कहा जाता था। और यह एक परमिट की भांति हुआ करता था और मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी ये सुरक्षा कर देना पड़ता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि 1560 में मार्टिन अल्फांसो डी डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1560 में किसी गवर्नर
एक्सप्लोरर बनाकर भेजा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा था, ठीक है। और जिसके साथ आपसे पूछा जाएगा कि इसके साथ कौन ईसाई संत आया था, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को जेवियर आया था, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थानीय जातियों और मछुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, यानी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा संत आया था, तो फ्रांसिस्की जेवियर आया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग, क्योंकि पुर्तगालियों ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो वो इस्तादो द इंडिया नाम दिया था, और उस समुद्री मार्ग जो समुद्री साम्राज्य को क्या नाम दिया था, इस्तादो द इंडिया नाम दिया, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से, यानी जिस क्षेत्र को उन्होंने खोजा था उस क्षेत्र से जो भी कोई जहाज या कुछ गुजरता था तो उनसे वो टैक्स लेते थे, तो उसे क्या कहा जाता था, कार्टेज कहा जाता, ठीक है। और यह एक परमिट की भांति था, यानी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया क्षेत्र को, जिस क्षेत्र से वो कोई जहाज गुजरता था, तो उसे जो टैक्स देते थे उसे क्या कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्टेज कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मुगल साम्राज्य को यह सुरक्षा कर देना पड़ता था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अकबर को भी यह सुरक्षा कर देना पड़ता था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती कहाँ से आई थी, या इनका भारत में होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये सब पुर्तगालियों को ही श्रेय दिया जाता है, यानी तंबाकू की खेती भारत में किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने ही की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया और ये पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये सभी जो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं स्टडी का, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस आधारित है, और ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट एग्जाम में कहीं देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें याद करते रहिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं। अब हम आपको बता दें कि हम वन लाइनर क्यों नहीं स्टडी करते हैं। वन लाइनर से क्या होता है कि मेंटली रूप से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, इस कारण याद नहीं होती, लेकिन जहाँ पर हम कहानी के रूप में किसी चीज़ को याद करते हैं तो याद करने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर हमने पॉइंटों को न लेकर एक कहानी के रूप में लिया, और वो सभी पॉइंट इसमें सम्मिलित हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल मिर्च, काली मिर्च, तंबाकू की खेती का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। आपसे पूछा जाए कि जहाज निर्माण या फिर प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी का लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जैसे कि अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो आपका राइट आंसर पुर्तगाली होगा, ठीक है। पुर्तगालियों को ही कहा जाता है। किसका, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण की तकनीक का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को। 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली प्रिंटिंग प्रेस कब की गई थी और कहाँ की गई थी, तो 1556 में की गई, ठीक है। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली स्थापित फैक्ट्री कौन थी, हुगली थी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी हाईलाइटेड शब्द लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे, जिन्होंने 1793 में पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य किया, और 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन, धार्मिक असहिष्णुता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी, और भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी आपसे पुर्तगालियों का जो एक तरीके से धार्मिक उनका आधिपत्य था वो 1793 तक था। इसके बाद डचों का आगमन हुआ तो उनकी शक्ति में कहीं ना कहीं कमी हुई, उनका और जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर डच के बारे में। तो यहाँ पर हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डच के बारे में, जिन्हें हॉलैंड भी कहते हैं, यानी हॉलैंड के थे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डच लोग जो कि हॉलैंड के निवासी थे, डच तो थे वो कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड की निवासी थी, और 1596 में भारत आए थे डचों ने। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत में डच कब आए थे, तो वो 1596 में आए थे, ठीक है। और जबकि पुर्तगाली 1498 में आए थे, ठीक है। यानी कम से कम 98 साल बाद, यानी 100 साल की समथिंग वो भारत में 100 साल डचों के पुर्तगालियों के अधिकार करने के बाद, उनके रहने के बाद डचों का आगमन हुआ। यानी 1498 में कौन आए थे,
पुर्तगाली आए थे, जबकि 1598 में, ठीक है, 1596 में डच आए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1596 में कौन आए थे, डच आए थे, जो कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो 1596 में आए थे, लेकिन इनकी स्थापना जो कंपनी की हुई थी वो कब हुई थी, 1602 में हुई थी। किसकी स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर सर्वप्रथम डचों ने कारखाने की स्थापना की थी, तो वो कहाँ पर, बंगाल के चिनसुरा में स्थापना की थी, ठीक है। और डच लोगों को मुख्य उद्देश्य, जो डच लोग थे उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। भारत उनके व्यापार मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी था, यानी वो उनका उद्देश्य वो दक्षिण पूर्व एशिया की टापुओं पर व्यापार करना था, लेकिन बीच में भारत पड़ने से वो यहाँ पर भी व्यापार करते थे। उनकी पड़ने वाली बस की एक कड़ी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो पहला पॉइंट था कि ये डच कहाँ के थे, हॉलैंड के निवासी थे। वो कब आए थे भारत में, 1596 में आए थे। और डचों ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और उनकी कारखाना प्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था, बंगाल के चिनसुरा में डचों ने कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यानी डचों ने किसको हराया, पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल और उड़ीसा आदि पर व्यापार कोठियों पर खोली, यानी व्यापार की कोठियाँ खोली। डचों ने पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की तथा दूसरी पुलिकट में की। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि डचों ने सर्वप्रथम पहली कोठी कहाँ पर खोली थी, तो वो मछलीपट्टनम में खोली थी। और दूसरी पूछी जाए तो आपसे पुलिकट में खोली थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, उड़ीसा आदि पर व्यापार की कोठियाँ खोली थी, ठीक है। लेकिन प्रथम की पूछी जाए तो मछलीपट्टनम और द्वितीय पुलिकट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उन्होंने आपसे पूछा जाए कि डचों ने किसको हराकर कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों को हराकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट लिखे हुए हैं शब्द, उनको आप ध्यान से याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 17वीं शताब्दी में डच व्यापारिक शक्ति चरम पर थी। जहाँ पर 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो क्षीण हो रही थी, वो उसी समय 17वीं शताब्दी में डचों की व्यापारिक शक्ति चरम पर थी। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, अफीम, रेशम, मसाले आदि का महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे, और यानी यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। और 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बेदरा का युद्ध हुआ था। या ऐसे पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, जिसमें डच इतनी बुरी तरह हारे कि भारत से उनके पैर उखड़ गए। और यही कारण है कि 18वीं सदी में अंग्रेज ब्रिटिश के सामने डचों की शक्ति क्षीण हो गई। यानी पुर्तगालियों की शक्ति क्षीण हुई किसके कारण, डचों की वजह से, और डचों की शक्ति क्षीण हुई किसी अंग्रेजों की वजह से। यानी 18वीं सदी में जो डचों की शक्ति थी वो पूरी तरीके से क्षीण हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर डचों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर हम बात करते हैं अंग्रेज यानी ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत में व्यापारिक हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली थे। यानी जो व्यापारी कंपनियां आ रही थी, पहले पुर्तगाली लोग आए, डच आए, लेकिन तीसरी बार जब भारत में यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज आए तो ये बहुत ही शक्तिशाली थे। और सब 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम अंग्रेज कब आया था, तो 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज आया था। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में
इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत में 15 वर्ष तक व्यापार हेतु एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया और स्थल मार्ग से लीवेंट कंपनी को तथा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। और ब्रिटिश कंपनी को भारत में कितने वर्षों तक के लिए व्यापार के अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, तो वो 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। तो स्थल मार्ग से आने वाली कौन सी कंपनी थी, वो लीवेंट थी। और आपसे समुद्री मार्ग की पूछे जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अधिकार प्रदान करने के बाद अधिकार पत्र प्रदान किया और वो भारत में व्यापार करने आए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसी कंपनी से 1608 में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजदूत बनकर आया था। यानी 1608 में कैप्टन हॉकिंस, आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर सर्वप्रथम कौन आया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कैप्टन हॉकिंस होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की और जहांगीर ने उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड के प्रयोग की जाने वाली बग्गी दी, और जिसे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। और पुर्तगालियों ने अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेजों की सूरत बसने से आज्ञा ना दे सका। तो यहाँ पर हम पॉइंट को समझ लेते हैं कि लिखा हुआ है कि कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्गी दी। यानी कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्गी दी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो आपसे पूछा जाए कि वह कौन प्रथम अंग्रेज था जिसको जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम वह कौन अंग्रेज था जिसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसे कैप्टन हॉकिंस की उपाधि इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, किसे दी थी, कैप्टन हॉकिंस को दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुर्तगालियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा ना दे सका। फलस्वरूप, यानी वो देना चाहता था सूरत में बसने, लेकिन वहाँ के विरोध के कारण नहीं दे सका। फलस्वरूप अंग्रेज ने बलपूर्वक 1611 में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वाली या स्वास्टी नामक जगह पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराकर भगा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने का आदेश दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों फिर आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों की जहाजी बेड़ों को हराकर परिणाम स्वरूप 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी किए। तो आपसे पूछा जाएगा कि कब जारी किया था अंग्रेजों को फरमान जारी कि वो सूरत में स्थायी रूप से व्यापारिक कोठी बना सकते हैं, तो वो 1613 में। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया अंग्रेजों द्वारा। यानी आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना सूरत में कब स्थापित किया गया, तो 1613 में किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मुसलीपट्टनम में खोली गई। कारखाना आपसे पूछा जाए तो सूरत में स्थापित 1613 में हुआ, लेकिन अंग्रेजों पहली व्यापारिक कोठी की बात करें, यहाँ पर कारखाना की बात है, यहाँ पर व्यापारिक कोठी की बात है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1613 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया, जबकि अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण 1611 मुसलीपट्टनम में खोली गई थी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि 23 जून 1757 में प्लासी के बाद अंग्रेजों और भारत में पूर्णतः प्रभुत्व हो गया। यानी 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को भारत का पूर्णतः प्रभुत्व हो गया, और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। यानी आपसे पूछा जाए कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से किस अंग्रेज ने
किस अंग्रेज ने नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। तत्पश्चात 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति या शासक शेष नहीं बचा जो अंग्रेजों को हरा सके। बक्सर का युद्ध बक्सर नगर के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गए थे। इस युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। आपसे पूछे बक्सर के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था? किस अंग्रेज ने किया था? तो मेजर हेक्टर ने किया था। जबकि 1757 में जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए और अक्सर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो जो 1757 में हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में जो युद्ध हुआ वो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, यानी बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच, जहां पर अंग्रेज एक तरफ थे और इधर 3 बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने कई अन्य महत्वपूर्ण युद्ध संधियां की जिसके फलस्वरूप 1947 में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज रहा और यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजों ने भारत पर सर्वाधिक शासन किया और अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक भारत पर राज्य किया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की और उन्होंने 200 वर्ष तक राज्य किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, वर्तमान चेन्नई, यानी जो सूरत मद्रास है वर्तमान कहाँ पर है? चेन्नई, मुंबई वर्तमान मुंबई, बम्बई कहते थे पहले, अब मुंबई कहते हैं, तथा कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा क्रमशः कहाँ पर कारखाना स्थापित किए गए थे, यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए? तो सूरत में, मद्रास में और मुंबई में, कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती कर इनको सस्ते दामों पर खरीद कर इंग्लैंड भेजना था, जिस कारण अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई, सड़कों का निर्माण भी करवाया। साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयात किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना था, यानी उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती की जाए और यहाँ से सस्ते दामों पर खरीद कर इंग्लैंड भेज दिया जाए, फिर वहाँ पर पुनः निर्माण कर इन्हें ब्रिटेन से भारत आयात किए जाए और महंगे कपड़ों को यहाँ बेचा जाए। यानी वहाँ से जब कोई चीज़ बन के कारखानों से आती थी तो यहाँ पर महंगे दामों से बेचते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजों के बारे में जाना, जो यहाँ पर हम पुर्तगालियों के बारे में जान रहे, डच के बारे में जाना है, अंग्रेजों के बारे में। अब हम यहाँ पर फ्रांसीसियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जब सभी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 1664 में लुई 14 के शासनकाल में कालवर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 1664 में कालवर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1668 में फ्रांसीसी कैरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा पत्र कर सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो आपसे पूछा जाए कि 1668 में फ्रांसीसी कैरो द्वारा कहाँ पर उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो वो सूरत में की गई थी। किसके अनुमोदन पे? यानी औरंगजेब के आज्ञा पत्र से, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1669 में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में और दूसरी जो फैक्ट्री 1669 में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त कर मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में वालीकोंडापुरम में सूबेदार से एक छोटा सा गांव प्राप्त कर पांडुचेरी की नींव रखी थी। यानी फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में वालीकोंडापुरम
के सूबेदार से एक छोटा सा गांव प्राप्त कर पांडुचेरी की नींव रखी और 1774 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की और 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारत में राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों की संघर्ष प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप इन दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया था, तो फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारत में भारतीय राज्यों पर कब्जा करने का काम किया और इसी कारण से अंग्रेजों और इनके मध्य 3 युद्ध लड़े गए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन गवर्नर था जिसे फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने का अधिकार दिया गया था, तो वो डुप्ले थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके लालसा और लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे सभी तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत कर ली, मजबूत करने की कोशिश की। इन सब में अंग्रेज की नीतियों में कार्यकुशलता के कारण इन्हें भारत में सर्वाधिक वर्षों तक राज्य किया। तो यहाँ पर हमने आधुनिक भारत इतिहास से प्रथम वीडियो थी जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों के बारे में बात की, जैसे सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसियों के बारे में बात की और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बन रहे थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।